हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप? माई सेल्फ गगन कपूर। मैं आपको कंसाइनमेंट पढ़ा रहा था लास्ट क्लास में। आज हम कंसाइनमेंट के साथ आगे कंटिन्यू करेंगे। सभी स्टूडेंट्स अपने अपने रजिस्टर्स ओपन कर लेंगे और तैयार हो जाएंगे लिखने के लिए। मैं आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूं। रेडी हो जाइए बेटे। हम लास्ट क्लास में डिस्कशन कर रहे थे अबाउट कंसाइनमेंट अकाउंटिंग, और आज हम अपनी कंसाइनमेंट अकाउंटिंग को और आगे कंटिन्यू करेंगे। हाँ जी, तो स्टार्ट करें। पहले तो हेडिंग डालेंगे। गुड मॉर्निंग मैं कह नहीं रहा क्योंकि मुझे पता नहीं है आप लोग कब पढ़ रहे हैं इसे। हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। कंसाइनमेंट अकाउंटिंग में मैंने स्टार्ट किया था बुक्स ऑफ कंसाइनर, कंसाइनमेंट अकाउंटिंग में बुक्स ऑफ कंसाइनर। ठीक है। हाँ जी बेटे, बुक्स ऑफ कंसाइनर में मैंने आपको बताया था, अगर आपको रिमेंबर हो, कुछ याद हो, तो हम लोगों ने स्टार्टिंग की थी विद कंसाइनमेंट अकाउंट। 2 मिनट हम समय लेंगे, इसका फॉर्मेट दोबारा बनाएंगे। कंसाइनमेंट अकाउंट। मैं चाहूंगा बेटे कि आप लोग मेरे साथ साथ रिवाइज करें। ऑल्दो हम फेस टू फेस आमने सामने नहीं हैं, बट स्टिल आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। आपको अपने माइंड में रिवाइज करना है, मेरे से आगे आगे चलना है। हाँ जी, सबसे पहले क्या आता था? टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। टू कैश एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर। ठीक है, ये लास्ट क्लास में हमने आपको बता दिया था। फिर आता है टू कंसाइनी। एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय कंसाइनी। आज हमने इसमें कुछ एडिशन करना है। हमारी लर्निंग में कुछ आज एडिशन होना चाहिए। तो सर हमारी लर्निंग में आज क्या एडिशन होगा? हाँ, दैट इज द इशू कि आज हमारी लर्निंग में क्या एडिशन होने वाला है। मैं आज आपको बताऊंगा कि कंसाइनी के खर्चे जो होंगे उन्हें हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। डायरेक्ट डायरेक्ट को हम लोग नॉन रिकरिंग, डायरेक्ट को हम बोलते हैं नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, और इनडायरेक्ट इसको हम बोलते हैं रिकरिंग या सेलिंग। ठीक है, आज तो सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि कंसाइनी के एक्सपेंसेस में डायरेक्ट कौन से हैं और इनडायरेक्ट कौन से हैं, और फिर हमने आपको बताना है कि इसका इंपैक्ट क्या पड़ता है। ये बात हमने आपको लास्ट क्लास में नहीं बताई थी। ठीक है, उसके बाद आती है यहां पर कंसाइनी की कमीशन। अच्छा जी, कंसाइनी कमीशन, और वहां पर क्रेडिट साइड में आता है हमारे पास बाय कंसाइनी सेल,
बाय कंसाइनी सेल, चाहे ये सेल कैश में हो चाहे ये सेल क्रेडिट में हो, कैश प्लस क्रेडिट दोनों आती हैं। आज डिस्कशन नहीं हो पाएगी, आने वाली क्लासेस में डिस्कशन हो पाएगी अबाउट एबनॉर्मल लॉस। ये होती है कॉस्ट प्लस प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसके बारे में डिस्कशन हमारी नेक्स्ट क्लास में होगी। अच्छा बेटे, एक सेकंड वेट करेंगे, मुझे कॉल आ रही है, मैं बात कर लूं। हाँ जी बेटे, एबनॉर्मल लॉस आता था, इसकी वैल्यूएशन करते थे हम कॉस्ट प्लस प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और यहां पर आता था बाय क्लोजिंग स्टॉक। आज इसके बारे में भी डिस्कशन होगी। ये भी होती है प्रोपोर्शनेट कॉस्ट प्लस प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और अगर आपको लास्ट क्लास में ध्यान होगा तो मैंने बताया भी था कि वैल्यूएशन एबनॉर्मल लॉस की और क्लोजिंग स्टॉक की दोनों एक ही जैसे होती है। अच्छा जी, इसको टोटल करेंगे हम, और इस टोटल में से, क्रेडिट टोटल में से जब डेबिट की सभी आइटम्स का टोटल हम लेस कर देंगे तो हमारे पास यहां बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट, बैलेंसिंग फिगर। आज हमने सीखना क्या है बेटे? आज हमने आपको सबसे पहले तो ये सिखाना है कि कंसाइनी के खर्चे डायरेक्ट कौन से हैं और इनडायरेक्ट कौन से हैं। ठीक है, मेरे साथ साथ सभी स्टूडेंट नोट लिखना शुरू करेंगे। हाँ जी, सभी स्टूडेंट्स मेरे साथ साथ नोट डालेंगे। कंसाइनी एक्सपेंसेस आर टू बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, पार्ट्स लिखें या काइंड्स लिखें। कंसाइनी के खर्चों को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, या ये दो तरह के होते हैं। कंसाइनी एक्सपेंसेस आर ऑफ टू काइंड्स। नंबर वन, डायरेक्ट और नॉन रिकरिंग और नॉन सेलिंग एक्सपेंसेस। नंबर वन, एंड नंबर टू, इनडायरेक्ट ऑब्लिग रिकरिंग और सेलिंग एक्सपेंसेस। ठीक हो गया? आगे लिखेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर इंक्लूडेड in the valuation of closing stock and abnormal losses। बेटे, हमने आपको समझाना क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, थीम क्या है, मैटर ये करता है। नाउ द इश्यू इज कि कंसाइनी जो खर्चे कर रहा है वो खर्चे या तो डायरेक्ट खर्चे हैं या फिर वो इनडायरेक्ट खर्चे हैं। बेटे, कंसाइनी के खर्चे या तो डायरेक्ट हैं या फिर इनडायरेक्ट हैं। अच्छा जी बेटे, वेट करें, एक अर्जेंट कॉल आ रही है, उसके बाद में कंटिन्यू। हाँ जी बच्चों,
हमने आपको समझाना है कि कंसाइनी के खर्चों में डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से हैं और कंसाइनी के खर्चों में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से हैं, प्लस रोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है एक्सपेंसेस को डिवाइड करने का बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ठीक है, आइए हमने ये लिखा था अभी कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कि हमारे स्टॉक की वैल्यूएशन में इंक्लूड होंगे। अभी मैं एबनॉर्मल लॉस की बात नहीं करूंगा, बट मैंने आपको एक बेसिक प्रिंसिपल बताया कि एबनॉर्मल लॉस और क्लोजिंग स्टॉक दोनों की वैल्यूएशन बिल्कुल सेम रूल्स के अकॉर्डिंग ही होती है। आइए मेरे साथ साथ लिखेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस incurred, expenses incurred by the consignee before the goods reached his godown are known as डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कंसाइनी के वो खर्चे कंसाइनी के जो कि गुड्स के उसके गोदाम में पहुंचने से पहले इंकर किए जाते हैं, दोज एक्सपेंसेस आर कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अच्छा जी, ये मिस्टर डी है, ये दिल्ली में रहता है। ये मिस्टर बी है, बॉम्बे में रहता है। ये कंसाइनी है, NEE मीन्स कंसाइनी, NOR मीन्स कंसाइनर। यहां पर गुड्स बॉम्बे में पहुंच गए। ये गोडाउन का प्लेस है। ठीक है, यहां से गुड्स भेजने में कुछ खर्चे किए गए। कौन से खर्चे किए थे? फ्रेट का खर्चा किया था, इंश्योरेंस का खर्चा किया था, पैकिंग का खर्चा किया था, लोडिंग का खर्चा किया था। ये खर्चे तो डायरेक्ट हैं ही। इसके साथ में जब कंसाइनी ने गुड्स रिसीव करके वो अपने गोदाम तक लेकर गया, ये जो खर्चे कंसाइनी ने किए ये भी डायरेक्ट है। और एक बार गुड्स गोडाउन में पहुंच जाएं, उसके बाद के खर्चे इनडायरेक्ट हैं। आइए लिख लें, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट expenses are those expenses which are incurred after the goods reached the godown of consignee। मैंने अभी तक आपको खर्चों के एग्जाम्पल नहीं बताए, बट मैंने आपको एक बेसिक रूल समझाने की कोशिश की है कि वो एक्सपेंसेस जो कंसाइनी के गोडाउन तक गुड्स पहुंचने से पहले होंगे वो डायरेक्ट होंगे, और एक बार गुड्स कंसाइनी के गोदाम तक पहुंच जाएं उसके बाद जो खर्चे होंगे वो इनडायरेक्ट होंगे। क्या ये ब्रॉडली रूल आपको समझ में आता है? ठीक है, क्या ये आप याद रख पाएंगे? आइए
अब हम बताते हैं कि कौन से एक्सपेंसेस डायरेक्ट कहलाएंगे और कौन से एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट कहलाएंगे। यहां लिखें डायरेक्ट, यहां लिखें इनडायरेक्ट। बेटे दरअसल मुझे आपको सिखाने हैं डायरेक्ट, और जो एक्सपेंसेस डायरेक्ट नहीं है वो सभी बचे हुए एक्सपेंसेस कहलाएंगे इनडायरेक्ट। तो मैं आपको क्या सिखाऊंगा? डायरेक्ट। गोडाउन तक पहुंचने से पहले के खर्चे कंसाइनी जो कर रहा है वो डायरेक्ट है। एग्जांपल्स, मेरे साथ साथ सभी बच्चे लिखना शुरू करेंगे। जब गुड्स कंसाइनी को हैंड ओवर किए जाते हैं तो कंसाइनी को एक खर्चा करना पड़ता है विच इज कॉल्ड क्लियरेंस चार्जेस। गुड्स पहुंच गए हैं, गुड्स पहुंचने पर कुछ खर्चा देना पड़ेगा, वो खर्चा देंगे तो आपको गुड्स मिलेंगे, उन खर्चों को बोलते हैं क्लियरेंस चार्जेस। ठीक। पेमेंट ऑफ ड्यूटीज, ऑक्ट्रॉय, ऑक्ट्रॉय बोलते हैं चुंगी, ऑक्ट्रॉय, OCTROI, ऑक्ट्रॉय। ठीक है, OCTROI, ऑक्ट्रॉय, चुंगी। स्टेट टैक्स होता है, जब गुड स्टेट में जाते हैं तो वो स्टेट गवर्नमेंट आपसे एक टैक्स ले लेती है जिसे बोलते हैं ऑक्ट्रॉय। हम बोलते हैं कार्टेज टू गोडाउन। अगर आपको ध्यान हो तो क्लास 11th में कार्टेज का एक्सपेंस हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होता था। क्लियरेंस चार्जेस होगी, ड्यूटीज होंगी, कार्टेज टू गोडाउन होगा। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। बेटे डायरेक्ट एक्सपेंसेस बहुत रेयरली होते हैं, कम होते हैं, इसलिए आप ये मत समझना कि इसकी लिस्ट और ज्यादा लंबी होगी। हो सकता है एक आधा और एक्सपेंस हमारे सामने आ जाए जो डायरेक्ट हो, वो मैं एप्रोप्रिएट स्टेज पे नोट करवा दूंगा। तो आप यहां पर थोड़ा सा स्पेस छोड़ देंगे कि अगर कोई और एक खर्चा आ गया तो हम यहां पर ऐड कर देंगे। बट अभी क्लियरेंस चार्जेस, ड्यूटीज और कार्टेज टू गोडाउन, ये खर्चे हमारे गोडाउन से पहले होते हैं। ठीक है, इसे हम बोलते हैं क्या? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन्हें छोड़कर जितने भी एक्सपेंस हैं दोज ऑल आर इनडायरेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, हमने कहा गोडाउन रेंट, ये गुड्स को सेल करने के लिए आपने गोडाउन बना रखा है, तो गोडाउन रेंट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस। एडवर्टाइजमेंट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अच्छा, इंश्योरेंस, जो कंसाइनी इंश्योरेंस चार्जेस पे करता है वो इनडायरेक्ट है। अच्छा, और कोई सेलिंग एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट हैं। कंसाइनी ने बेचने की कमीशन दी, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं। मींस अदर देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑल एक्सपेंसेस आर इनडायरेक्ट। और डायरेक्ट कौन से हैं? जो गोडाउन तक पहुंचने से पहले खर्च हुए। ठीक है, अच्छा जी, इसका इंपैक्ट क्या पड़ता है? लिखें बेटे, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलवेज valued at closing stock is always valued at lower of cost or net realizable value। नेट रियलाइजेबल वैल्यू को लोग NRV बोलते हैं, और NRV को कभी कभी हम मार्केट प्राइस भी ले लेते हैं। एक बात आप सभी लोग याद रखेंगे कि जब भी स्टॉक की वैल्यूएशन होती है, इट इज द ग्लोबल रूल
दैट स्टॉक शुड बी वैल्यूड एट लोअर, दोनों में से जो कम है, लोअर ऑफ व्हाट, कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। बेटे नेट रियलाइजेबल वैल्यू को हम मार्केट प्राइस भी बोलते हैं, और ये हमें क्वेश्चन में दी नहीं होती। मुझे बताइए, आप एक प्रोडक्ट बेचते हैं, आप उसे परचेज करके लाते हैं, जितने में आप परचेज करके लाते हैं वो आपकी कॉस्ट होती है। अगर मैं बिजनेस करता हूं किसी भी चीज का, लेट अस सपोज मैंने एक स्टेशनरी शॉप खोली, मैंने पब्लिशर से बुक परचेज की। बेटे वो बुक मैंने परचेज की है 300 रुपीज की, पब्लिशर ने मुझे 300 में दी। अब ऑब्वियसली उसका जो मैं सेलिंग प्राइस, जो मैं सेल करूंगा, वो 400 या 450 होगा। तो 450 का प्राइस जो मुझे सेल करके मिला, दैट इज कॉल्ड एनआरवी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, जो मुझे मिला, जिसको हम मार्केट प्राइस बोलते हैं। तो ये मोस्टली केसेस में कॉस्ट से ज्यादा होता है, इसलिए हमें बताया नहीं जाता। हमारी स्टॉक की वैल्यूएशन होती है लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट वैल्यू। अब कॉस्ट थी मेरी 300, मार्केट वैल्यू क्वेश्चन बताता नहीं है, इसलिए नहीं बताता क्योंकि वो ज्यादा होती है। अगर मैं ये रूल लगाऊंगा तो मुझे लोअर चाहिए, और कॉस्ट हमेशा क्या होती है, लोअर होती है। तो जब तक मार्केट वैल्यू नहीं दी हो, नेट रियलाइजेबल वैल्यू नहीं दी हो, इसका मतलब यह है कि वो कॉस्ट से ज्यादा थी, इसलिए इग्नोर कीजिए और क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू कीजिए किस पर, कॉस्ट पर। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, जिन गुड्स में आप डील करते हैं, एक उसकी कॉस्ट होती है और एक उसकी मार्केट प्राइस होती है। मार्केट प्राइस ज्यादा होती है शॉपकीपर के लिए, मार्केट प्राइस इज ऑलवेज मोर देन कॉस्ट प्राइस। और स्टॉक की वैल्यूएशन का रूल कहता है कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। मैं एक बार आपको लिख के दिखाता हूं। चलिए, मान लीजिए मैं लैपटॉप सेल करता हूं, और जो मैन्युफैक्चरर है, जो सप्लायर है, उसने मुझे लैपटॉप सप्लाई किया 28,000 का। इसका मार्केट सेलिंग प्राइस, जो फाइनल सेलिंग प्राइस हम अपने कस्टमर से लेते हैं, वो 32,000 है। हाँ जी, मैन्युफैक्चरर ने मुझे लैपटॉप सप्लाई किया जिसकी कॉस्ट मैंने पे की 28,000, जिसका सेलिंग प्राइस है कितना, 32,000, और ये लैपटॉप ईयर एंड पर अनसोल्ड है, तो ये मेरा स्टॉक बन जाएगा। अब मुझे बताएं इसकी वैल्यू मैं कितनी दिखाऊंगा। दिस इज कॉस्ट, दिस इज मार्केट प्राइस, और ये गुड्स अनसोल्ड है तो स्टॉक है। तो स्टॉक की वैल्यूएशन होती है लोअर ऑफ, दोनों में से क्या कम है, कॉस्ट और मार्केट प्राइस। क्या कम है, कॉस्ट कम है, 28। ये वैल्यू मैं शो करूंगा। अब आप कहते हो सर हमें क्वेश्चंस में मार्केट प्राइस दिया नहीं होता। मैंने कहा बिल्कुल नहीं दिया होता, क्योंकि ये हमेशा क्या होता है, कॉस्ट से ज्यादा होता है, इसलिए नहीं दिया होता। जब ये ज्यादा है तो ये मैटर नहीं करता कि ये 30 है, 31 है, 32, इसका रोल ही नहीं है। रोल किसका है, लोअर वाले का, और लोअर हमेशा क्या होगी, कॉस्ट। इसलिए क्वेश्चन में कॉस्ट दी होती है और हम स्टॉक क्वेश्चन सीधा किस पर करते हैं, कॉस्ट पर करते हैं। अब मुझे कॉस्ट को डिफाइन करना पड़ेगा। आइए मेरे साथ साथ कॉस्ट के बारे में लिखेंगे, मीनिंग ऑफ कॉस्ट। बेटे हमारे साथ पढ़ेंगे तो कंसेप्चुअली पढ़ेंगे, और कंसेप्चुअल लर्निंग करनी है थोड़ी सी पेशेंस चाहिए। बच्चा कहता है सर क्वेश्चन करा दो और क्वेश्चन से सिखा दो। मैंने कहा क्वेश्चन से भी सिखाएंगे, बट पहले अपनी डिस्कशन तो पूरी कर ले। नाउ वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैसे होगी, लिखें प्रोपोर्शनेट कॉस्ट प्राइस। सबसे पहले देखें उसकी प्रोपोर्शनेट कॉस्ट प्राइस क्या है। एड प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर
अब आप कहेंगे सर आपने कंसाइनर के खर्चों में डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं बताया। बेटे कंसाइनर के खर्चे तो हमेशा कंसाइनी के गुड्स गोदाम में पहुंचने से पहले ही होते हैं, तो ये अंडरस्टूड बात है। इट इज ऑलवेज डायरेक्ट एक्सपेंस एंड ये हमेशा स्टॉक की वैल्यूएशन में इंक्लूड होंगे। हमने आपको जो आज नई बात सिखाई वो ये सिखाई, एड proportionate direct expenses of consignee, इसको जोड़ दीजिए। प्रोपोर्शनेट कॉस्ट, प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, जो कि हमेशा डायरेक्ट ही होते हैं, इसलिए आप नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, बट एड प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी। अगर आपकी क्लासिफिकेशन गलत हो जाए खर्चों में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो इसका इफेक्ट क्लोजिंग स्टॉक पर पड़ेगा और क्लोजिंग स्टॉक की वजह से आपका नेट प्रॉफिट गलत निकलेगा। ठीक है, बट स्टिल आपको थोड़ी सी पेशेंस रखनी है। धीरे धीरे क्वेश्चन करते हुए आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा दैट व्हाट डू वी मीन बाय डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं, एक बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन हम लोग लेंगे, अपनी जे.आर. मोंगा सर की बुक से ही ले लेते हैं। क्या आपके पास ये बुक रेडी है, असाइनमेंट बुकलेट? ये वॉल्यूम नंबर 3 है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। हाँ जी, इसी में से मैं क्वेश्चन निकाल रहा हूं। ये क्वेश्चन पुराना दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन क्वेश्चन है और बहुत पुराना क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पहले बीकॉम प्रोग्राम में आ चुका है, हमारे पास कंसाइनमेंट अकाउंटिंग बीकॉम प्रोग्राम में थी। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर A72। हाँ जी, इस क्वेश्चन में लिखा है A of Agra consign goods to B of Mumbai। दैट मीन्स कंसाइनर कौन हुआ? A। कंसाइनी कौन हुआ? B। A's expenses on consigning goods were 2000। A के खर्चे जो है वो हमेशा डायरेक्ट है। B कंसाइनी पेड 100 एज कार्टेज टू वेयर हाउस। मुझे बताएं B ने ये जो एक्सपेंसेस पे किए एज कार्टेज टू वेयर हाउस, आप इसे क्या कहेंगे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? कार्टेज टू वेयर हाउस। सोचिए, बच्चा कहता है सर हमें सब कुछ कहा कीजिए लेकिन सोचने को नहीं कहिए। बट मैं कहूंगा हमेशा सोचना तो पड़ेगा। बिना सोचे हुए आप अकाउंटिंग कभी भी नहीं कर पाएंगे। अच्छा एक सेकंड, हम क्वेश्चन दो। हाँ जी, बी पेड 100 एज कार्टेज टू वेयर हाउस। मैं ये पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। गोडाउन रेंट 1500। बेटे ये बताएं कि क्या ये गोडाउन रेंट डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? गोडाउन रेंट इज इनडायरेक्ट। सेल्स एक्सपेंसेस 400 इनडायरेक्ट। इस पे तो लिखा भी हुआ है सेल्स एक्सपेंस। जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो सेलिंग एक्सपेंस होते हैं, तो इसका मतलब ये इनडायरेक्ट है। बी सोल्ड 3/4 ऑफ द गुड्स एट ₹15,000। बी ने 3/4 गुड्स सेल कर दिए फॉर ₹15,000। 1/4 गुड्स आर इन स्टॉक विद बी। इसकी वैल्यू नहीं दी, हमें इसकी वैल्यू निकालनी होगी। कमीशन ऑफ बी इज 5%। बी रेमिटेड नेट प्रोसीड्स टू ए बाय बैंक ड्राफ्ट। राइट अप लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी। अभी हमने आपको दोनों की बुक्स बताई नहीं है, तो हम सिर्फ ए की बुक्स में ही काम करेंगे। ए कौन? कंसाइनर। हेडिंग डालें इन द बुक्स ऑफ ए। मेरे लिए अभी इंपॉर्टेंट है कंसाइनमेंट अकाउंट, इसलिए मैं अपना फोकस पूरा का पूरा कंसाइनमेंट अकाउंट पर रखूंगा।
गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। क्वेश्चन कह रहा था ए ऑफ आगरा कंसाइन गुड्स टू बी ऑफ मुंबई कॉस्टिंग 10,000, तो इसकी कॉस्ट दी हुई है 10,000। एज एक्सपेंसेस ऑन कंसाइनिंग द गुड्स वर 2,000। ए के खर्चों को लिखते हैं टू कैश 2,000, और ये हमेशा क्या है, डायरेक्ट। बी पेड, अब यहां लिखेंगे टू बी एक्सपेंसेस। कार्टेज, इसके साथ लिखा है कार्टेज टू गो डाउन, बट मैं सिर्फ कार्टेज ही लिखूंगा। मेरे लिए जो एक्सपेंसेस हैं वो सिर्फ कार्टेज है, हम लिखेंगे कार्टेज, ठीक है। इट्स नॉट नीडेड एट ऑल कि आप कार्टेज टू वेयर हाउस लिखेंगे। कार्टेज इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस। अब मुझे यहां मेंशन नहीं करना कि कौन सा डायरेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट है, ये मेरे समझने के लिए है, मुझे बताना नहीं है, ठीक है। बताने की बारी कब आएगी, जब आप वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक करेंगे। कार्टेज, कार्टेज के बाद गोडाउन रेंट, गोडाउन रेंट, दिस इज इनडायरेक्ट, तो ये वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस में नहीं आएगा। सेल्स एक्सपेंस 400, तो ये टोटल एक्सपेंसेस कंसाइनी के भी कितने हैं, 2,000। कंसाइनी सोल्ड 3/4 ऑफ द गुड्स एट 15,000, तो हम यहां लिखेंगे बाय कंसाइनी सेल। क्वांटिटी के बारे में लिखा है 3/4 ऑफ द गुड्स, कितने में, 15,000। इसका मतलब मेरे पास अभी क्लोजिंग स्टॉक बच जाएगा, क्योंकि मैंने 3/4 क्वांटिटी सोल्ड किया है, तो मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक बच जाएगा 1/4 क्वांटिटी। अब ये मैथमेटिक्स की बात है, आप समझिए। टोटल क्वांटिटी 1 है, 1 में से 3/4 सोल्ड हो गई, तो रिमेनिंग कितना हो गया, 1/4, ठीक है। आपको हो सकता है ये बात समझ में आए कि ये कंसाइनी ने सोल्ड किए हैं 3/4, रिमेनिंग है 1/4, हो सकता है ना आए। मैंने टोटल क्वांटिटी 1 एज्यूम की है, आप चाहें तो टोटल क्वांटिटी 100 एज्यूम कर लेना, आंसर तब भी आएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी क्वांटिटी लेंगे, ठीक है। आइए, मुझे सिखाना है आपको, कंसंट्रेट कीजिएगा। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन यहां लेते हैं प्रोपोर्शनेट कॉस्ट। प्रोपोर्शनेट कॉस्ट का मतलब होता है कितनी क्वांटिटी बची हुई है। क्वांटिटी कितनी बची है, 1/4, तो 10,000 का 1/4 2,500 प्लस कंसाइनर के खर्चों का 1/4 2,000 इंटू 1/4 500 प्लस कंसाइनी के डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये लेने हैं और कंसाइनी के डायरेक्ट एक्सपेंसेस 100 रुपीज लेने हैं, तो 100 रुपीज का 1/4 25, इसे एडअप कीजिए, 25 प्लस 5 3025। अब बेटे मैंने आपको समझाना था, इसलिए मैंने कंसाइनमेंट अकाउंट में इसकी वैल्यूएशन निकाल दी ऐसे, बट दैट डजंट मीन कि आप क्वेश्चन में ऐसे करेंगे। क्वेश्चन में तो आप यहां लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 1, और फिर हम वर्किंग नोट बनाएंगे। एग्जामिनेशन क्वेश्चन में आप वर्किंग नोट लिखेंगे और वर्किंग नोट हम बनाएंगे। अभी तो मैं आपको समझा रहा था 3025। अब आप इसे टोटल कर लीजिए, 15,000 प्लस 3025, दिस अमाउंट्स टू 18,025, माइनस 10,000 माइनस 2,000 कंसाइनर खर्चे, माइनस 2,000 कंसाइनी खर्चे, और माइनस एक आइटम अभी और लिखनी है, टू बी कमीशन, और बी की कमीशन थी 5%, कुछ नहीं लिखा, तो 5% किसका, सेलिंग प्राइस, तो दैट विल अमाउंट टू 750। तो ये डिडक्ट करके मेरे पास फाइनली नेट प्रॉफिट आ जाता है 3275। मैं यहां लिखूंगा टू जनरल P&L अकाउंट नेट प्रॉफिट 3275। क्लियर हो गया। अच्छा, इसी को बेटे मैं नीचे दोबारा लिख रहा हूं,
वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। यहां लिखते हैं प्रपोर्शनेट कॉस्ट। हमारी कॉस्ट थी 10,000 और हमारा क्लोजिंग स्टॉक में क्वांटिटी थी 1/4। इसी को बोलते हैं प्रपोर्शनेट करना, कि कितनी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में आपको वैल्यूएशन करनी है। तो इट इज 1/4। आपको घबराने की बात नहीं है। आप कह रहे हैं सर इस क्वेश्चन में क्वांटिटी नहीं थी, तो क्वांटिटी 1 एज्यूम कर लेंगे, 3/4 सोल्ड थी, तो ये 1/4 रिमेनिंग क्वांटिटी आ जाएगी। दिस अमाउंट्स टू 2500। इसमें ऐड कर देते हैं प्रपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आप एग्जाम में बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करेंगे। NOR मीन्स कंसाइनर, NEE मतलब कंसाइनी। तो 2000 इंटू 1/4, वही जो ऊपर लिखा है वही नीचे लिख रहा हूं। बस ये आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप एग्जाम में इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे। एड प्रपोर्शनेट। अब ध्यान रखना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी, और कंसाइनी के डायरेक्ट एक्सपेंसेस में सिर्फ और सिर्फ कार्टेज दिया था, डिवाइड इनटू 1/4। तो ये हुआ 25, तो ये हो गया 3025। वट एवर में भी आपको लगता होगा मेरी स्पीड फास्ट है, आपको लगता होगा मेरी स्पीड स्लो है, बट कोई बात नहीं। मुझे आपको सारे के सारे कंसेप्ट सिखाने हैं, ठीक है। हमारे पास टाइम है। अगर आप रिवीजन कर रहे होंगे तो सर्टेनली आप इन लेक्चर्स को अवॉइड कर देंगे, क्योंकि यहां पर एक एक बातें डिटेल में बताई जाएंगी, ठीक है। आज मेरे पास अभी और टाइम नहीं है, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। मुझे अपनी क्लास के लिए निकलना होगा, ठीक है। तो आज आप इतना ही पढ़े। मैंने आपको एक बेसिक हिंट दे दिया है रिगार्डिंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंड मैंने आपको बता दिया है वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो आने वाली क्लासेस में हम और फर्दर स्टडीज करेंगे। अभी के लिए कोई होमवर्क नहीं है। हम कम से कम 2-4 कंसेप्ट पढ़ लें, उसके बाद होमवर्क देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कोई ना कोई पॉइंट जरूर आएगा, ठीक है। होप सो कि आपने एंजॉय किया होगा, ठीक है। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि आपको क्वेरीज ना आए, और स्टिल अगर कोई इश्यू होगा तो आप मुझे बता सकते हैं। आई एम टेकिंग क्लासेस एट ब्लिस पॉइंट स्टडीज। मेरी वेबसाइट का नाम तो आपको दिखाई दे ही रहा है, बट आई एम टेकिंग क्लासेस एट ब्लिस पॉइंट स्टडीज। मैं बता देता हूं, इट इज ब्लिस पॉइंट स्टडीज, ब्लिस पॉइंट स्टडीज हडसन लाइन। वेल, होप सो के आपने एंजॉय किया है, और रिमेनिंग जो कंसेप्ट हैं वो हम लोग अब आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे 1 by 1। अब नॉर्मल लॉस बाद में आएगा, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड प्रिपरेशन। बाय।